पढ़े थे, तो उसमें से चार जो भौगोलिक विभाग है, ठीक है, उसमें से आज का टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सभी, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब इसके बारे में एकदम ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग कि पूर्वी बघेलखंड के पठार को कैसे पढ़ें। ठीक है, समझ के बाद तो देखिए, पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में एकदम पहले कोशिश करते हैं कि जो कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद, और आज का टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड के पठार को समाप्त करना। ठीक है, एक दिन पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, एक दिन जसपुर सामरी पाठ, एक दिन महानदी और एक दिन दंडकारण्य। एकदम आराम से ये चारों खत्म हो जाएगा, और ये चारों पढ़ने के साथ ही साथ क्वेश्चन आपका श्योर है, एक या दो क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, तो देखिए, पूर्वी बघेलखंड के पठार में जो हम लोग कल पढ़े थे उसके बारे में आते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे क्षेत्र, दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पढ़े थे। तीसरा पॉइंट क्या पढ़े थे, प्रतिशत। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या पढ़े थे, ढाल इसकी किस ओर है। और पांचवा पॉइंट जो है इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशी, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, ये दोनों को पढ़े थे। तो चलिए, ऑनलाइन पे जो है सभी लोग बताएंगे, कोई भी एक बताना। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्षेत्र में आते हैं तो क्षेत्र में क्या लिखेंगे, जितना जिला है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जितना जिला है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बताइए कौन कौन सा जिला है, बताइए। कौन कौन सा जिला है? एमसीबी, कोरिया। देखो, हम लोग जो कल में पढ़े थे उसी में से बोलना है। एमसीबी पढ़े थे, कोरिया पढ़े थे। ठीक है, एमसीबी, कोरिया। ठीक है, उसके सूरजपुर, बाद सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ये सभी जिला पढ़े थे। तो याद रखिएगा ध्यान से, जिला में हमने क्या पढ़ा था, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। लेकिन बलरामपुर और सरगुजा में एक पॉइंट क्या पढ़े थे, बताइए सभी। बलरामपुर में क्या पॉइंट था, एक बताइए। बलरामपुर में ऐसा क्या पॉइंट था जिसको वहां पे नोट करने की जरूरत है, कोई बताएंगे मुझे। बलरामपुर में ऐसा क्या पॉइंट था जो नोट करने की आवश्यकता है, किसको सामरी और कुसमी नहीं है शायद। सामरी और सामरी कुसमी। और कुसमी को छोड़कर। ठीक है, सामरी और कुसमी को छोड़कर मैं थोड़ा सा साउंड बढ़ा देता हूँ, आप लोग का आवाज थोड़ा सा कम है। ठीक है, चलो अब बोलो तो कोई। अब बोलिए कोई। सामरी और कुसमी। सामरी और कुसमी, ठीक है, सामरी और कुसमी को छोड़कर, ठीक है, सभी बलरामपुर जिला पूर्वी बघेलखंड के पठार में मैं कल बताया था। इस तरह से एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप बताए थे, इस तरह से छत्तीसगढ़ का मैप, जिसमें ये हो गया आपका बलराम, ये आपका हो जाएगा क्या, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, और इस तरह से बनाए थे। तो ये वाले जो भाग है, ठीक है, हम लोग इतने को ही पढ़े थे कि ये सरगुजा बेसिन या पूर्वी बघेलखंड के पठार है, ऐसा बोल के। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना बताया था, बताओ। क्षेत्रफल कितना बताया था सभी लोग? 21,863 बताया था। अगर हम इसको क्षेत्रफल माने तो प्रतिशत क्या लेंगे? 16.16। 16.16 लेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए ध्यान से, अगर ये वाला प्रतिशत नहीं है तो क्या होगा बताओ?
अगर सॉरी ये वाला जो क्षेत्रफल अगर नहीं आता है ऑप्शन में तो क्या रहेगा, कितना बताया हूँ? 20,700। 20,700 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 20,700 वर्ग किलोमीटर। ये जो 21,863 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, अब अगर हम इसी को प्रतिशत में देखें तो कितना लिखने बोला था प्रतिशत में? 15 15 पॉइंट दशमलव 31। 15.31% ये बोला था। ठीक है, अगर दोनों टकराए तो हम इसको लेंगे, आंसर में ये भी बोला था मैं। ठीक है, क्या चीज को? 20,700 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 20,700 वर्ग किलोमीटर, और ये हो गया आपका 15.31%। ये दोनों को लेना है, ऐसे में बता चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं ढाल। क्या बोला था? ढाल किधर था? इस तरह से ऊपर में था, तो ढाल किस ओर है? उत्तर की ओर है ढाल। ठीक है, उत्तर की ओर ढाल है। अब आते हैं अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। तो इस तरह से मैंने कल बताया था अक्षांशी और देशांतरी विस्तार में। तो क्या क्या बताया था पूर्वी बघेलखंड के पठार में? तो पहले अक्षांशी विस्तार को चलो बताओ। अक्षांशी विस्तार बोले तो ये और ये। सर 23-24। 23 और ये 24। हाँ, और सर 23 वाला 23 डिग्री क्या 40 मिनट्स हाँ, देख के नहीं पूर्वी। बनाना। 40 मिनट, और ये जो है 40, और ये कितना है? 35 मिनट। उत्तरी अक्षांश याद रखना। उत्तरी अक्षांश में आपको बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ से अगर कोई है तो वो क्या होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। ये देखो, कल का रिवीजन करना जरूरी है ना। जरूरी नहीं कि कोर्स समय पे हो जाए, कोर्स 1 महीना बाद हो, लेकिन याद होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद आते हैं ये वाला जो देशांतरी विस्तार है। ये वाला जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार, ये वाला जो देशांतरी विस्तार है, कितना बोला हूं बताओ? 80 80, 83। ठीक है, तो 80, 80 अंश कितना मिनट पूर्वी देशांतर? 5 5 5 मिनट। मिनट। ठीक है, तो 80 अंश 5 मिनट पूर्वी देशांतर। 80 अंश 5 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये 83 अंश कितना मिनट? 30 35 35। मिनट। ठीक है, 35 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये इस तरह से आपका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार जो है ये हम लोग कल पढ़े थे, उसका रिवीजन हो गया। और रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे अभी पॉइंट आएगा। आज का टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड का पठार, चाहे कितना भी बच जाए समय, आज इसको खत्म करके ही जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हो क्या? तो देखिए, एक आप जानते हो भूगर्भिक बनावट। इस चीज को भी जानते हो कि भूगर्भिक बनावट क्या है? भूगर्भिक बनावट क्या है? और मिट्टी को भी आप जानते हो कि इस क्षेत्र में मिट्टी किस प्रकार का। तो देखिए, भूगर्भिक बनावट मैंने आपको बताया है कि इस क्षेत्र में कौन सा भूगर्भिक बनावट है। बताओ तो, सभी जानते हो किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है इस क्षेत्र में? बताइए, इस क्षेत्र में ऊपरी किस प्रकार गोंडवाना। का? ऊपरी गोंडवाना। ऊपरी गोंडवाना। ऊपरी गोंडवाना मतलब भूगर्भिक बनावट अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा भूगर्भिक बनावट है? गोंडवाना सेल समूह, याद रखिएगा। गोंडवाना, गोंडवाना सेल समूह यहाँ पे, ठीक है, सेल समूह पाया जाता है, गोंडवाना सेल समूह। और अगर यहीं पे अगर पूछ दिया कौन सा खनिज यहाँ पे मैक्सिमम पाया जाता है, तो खनिज के प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोयला मुख्यतः पाया जाता है। कोयला जो खनिज है मुख्य रूप से पाया जाता है। क्यों? क्योंकि गोंडवाना सेल समूह में हमने कोयला को पढ़ा है। गोंडवाना सेल समूह में क्या चीज को पढ़ा है? कोयला को पढ़ा है। इस कारण आप जो है गोंडवाना सेल समूह में कोयले को याद कर सकते हो यहाँ पे। मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार में अगर देखा जाए तो। अब आते हैं मिट्टी। तो मिट्टी में क्या पढ़े हो बताओ? इस क्षेत्र में मैं जो बताया हूं उसमें मिट्टी में क्या पढ़े हो? बताओ। अरे मिट्टी में क्या पढ़े हो लाल जी? पीली। लाल पीली। लाल पीली लाल मिट्टी। पीली मिट्टी। तो यहाँ पे मुख्यतः जो है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपका हो गया, एक सामान्य इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए इसको अब जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे बताऊंगा। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे नोट्स बनाना जरूरी है। क्यों? नोट्स बनाते बनाते हमारा तैयारी भी होता है, याद भी होता है।
ऐसे ना देखो, ऑनलाइन पे सभी हो ना, तो जैसे पढ़ाते जाते हो ना, आप बोलते जाते हो, वैसे ही साथ में नोट सभी बनाते जाएंगे, तो थोड़ा सी जल्दी होगा। ठीक है, तो सभी लोग लिख लिए कि बचा है किसी का? नोट्स बनाने में कोई कमजोरी नहीं करना है, कोई कमी नहीं करना है, मैं पहले से बता देता हूं आपको। नोट्स बनाने में कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, सबके सबको नोट्स अच्छे से बनाना है। हो गया, चलो। अब इसी कड़ी में देखो, ये 5 पॉइंट हुआ। इसी कड़ी में छठवां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो वो भूगर्भिक बनावट और मिट्टी भी हो गया। छठवां पॉइंट देखो, छत्तीसगढ़ के किस ओर है? तो देखो, छत्तीसगढ़ के किस ओर है, तो मतलब मान के चले यहां पे अगर हम छत्तीसगढ़ को छोटा सा इस तरह से, छत्तीसगढ़ को अगर मैं आपको बना दूं, ठीक है, और इस तरह से उसको ऐसे कर दूं, ठीक है, ये आपका हो गया, ये इस तरह से। तो बताइए ये किस ओर है? किस ओर है वो बताओ। ऑनलाइन वाले इसको देखिए, इसको, ये वाला जो गोला किया हूं, ये कौन सा दिशा है? कौन सा दिशा है वो? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम है। ठीक है, तो देखो एक प्रश्न आया कि पूर्वी बघेलखंड का पठार किस ओर है? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा, जल्दी लिखिए, छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। हो गए? इतना समझ के बाद चलिए, अब इसके बाद जो है एक प्रश्न लिखिए कि इसकी ऊंचाई क्या है। ये भी इसी में आएगा, जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, छत्तीसगढ़ के किस भाग में है, ऐसा आपने पढ़ा। तो वैसा ही एक क्वेश्चन जो है आपको जो है याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार का औसत ऊंचाई कितना है, ऐसे याद रखना। ठीक है, समझ गए बात? तो इसमें एकदम इजी है, 600, सॉरी 400, 600 और 800। कैसे? इधर देखेंगे याद से कि अगला जो प्रश्न है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, औसत ऊंचाई। तो औसत ऊंचाई जो है ये किससे नापते हैं, कैसे करते हैं? तो याद रखना, समुद्र तल जो है, समुद्र तल से ऊंचाई को देखा जाता है। तो पूर्वी बघेलखंड के जो पठार है उसकी जो औसत ऊंचाई जो है 400 से 600 मीटर है। किलोमीटर याद मत करना, ठीक है, मीटर, ऊंचाई को हमेशा मीटर में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए औसत ऊंचाई अगर कहा जाए, औसत ऊंचाई तो समुद्र तल से कितना है, 400 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से कितना, 400 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन कहीं कहीं पर 800 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं पर क्या है, 800 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। क्लियर हो गया? समझिए बात। एक बार फिर से देखो, पूर्वी बघेलखंड की ऊंचाई समुद्र तल से 400 से 600 मीटर की है। लेकिन कहीं कहीं पर जो भूखंड है उसकी ऊंचाई जो है 800 मीटर है। और जहां पे ये लगभग ऐसे जो भूखंड है जहां की ऊंचाई, याद रखना, ऐसे भूखंड जहां की ऊंचाई, ठीक है, याद रखना, ऐसे भूखंड जहां
इस तरह के ऊंचाई वाला भूखंड है वह पाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। तो ये जो पाट क्या होता है मैं आपको जसपुर सामरी पाट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पाठ नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा पाठ यहाँ पे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। बस ये याद रखिएगा कि पूर्वी बघेलखंड की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 400 से 600 मीटर की है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ भूखंड ऐसे होते हैं जो 800 मीटर है। 800 मीटर वाली जो ऊंचाई है उस क्षेत्र में जो स्थित भूखंड है उसको पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। ठीक है, समझिए बात इतना। चलिए इतना लिखिए। इतना समझ गए ना? चलिए अब इधर देखिए कुछ चीजें और पढ़ते हैं हम लोग कि जैसे मतलब मान के चलिए ये जो है आपका जसपुर सामरी पाठ है। कौन सा है वो? जसपुर सामरी पाठ है। तो जसपुर सामरी पाठ, या इसको पूरा ही बना देता हूं। चलिए इधर देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ते हैं जसपुर सामरी पाठ। छोटा सा मैप एक बना लेता हूं, ठीक है? तो देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला क्या है? ये वाला आपका जसपुर सामरी पाठ है। तो जसपुर सामरी पाठ के देखिए ध्यान से सुनना कि इसके जो आसपास कोई क्षेत्र है क्या, कोई भूमि है क्या? तो याद रखिएगा ध्यान से, इसमें एकदम आसान से याद करना है कि इसके जो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, याद रखना। इसके जो उत्तर में याद रखना उत्तर प्रदेश, पूर्व में जसपुर सामरी पाठ, और ये झारखंड है। झारखंड को भी हम राज्य को टारगेट कर रहे हैं। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में क्या है? झारखंड है। लेकिन झारखंड किससे लगा हुआ है? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, समझिए बात। हाँ, एक बार फिर से देखिए, इसको अगर आराम से पढ़ें। हाँ, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है? अब यही चीज याद रखना, मध्य प्रदेश किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश है। अगर राज्यों को देखा जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा बोले तो इस ओर जो है, मतलब ये पूर्वी बघेलखंड की पठार की बात कर रहे हैं। तो इसके जो है मध्य प्रदेश है। तो देखियो ध्यान से, इधर इस तरह से ऐसे डिब्बा बनाना, और इस तरह से याद रखिएगा, इस तरह से। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में झारखंड, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, ये इस तरह से हो गया। अब आते हैं कि कुछ और है क्या जिसके बारे में हम दिशा पढ़े, ठीक है? जिसके बारे में हम लोग इसके बारे में कुछ दिशा पढ़े, तो याद रखिएगा एक चीज और, एक मैप और ऐसे बनाना कि छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश है उसके कौन कौन सा भाग इसके किस दिशा में है। ऐसा अगर कभी कुछ क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा ध्यान से, दक्षिण पूर्व दिशा में जसपुर कुसमी पाठ, प्रदेश के दक्षिण भाग में महानदी बेसिन, पश्चिम में पेंड्रा का पठार, और पूर्व में हसदो बेसिन, छुरी, उदयपुर की पहाड़ी। तो अब इधर देखो एकदम आराम से, चलो देखो कुल होके कि दक्षिण पूर्व भाग में क्या है, ठीक है? तो दक्षिण पूर्व भाग में ये वाला जो है, दक्षिण पूर्व भाग में जसपुर, कुसमी, पाठ प्रदेश। तो ये कुसमी के जगह पे आप सामरी भी लिख सकते हो, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश एक हुआ। इसके दक्षिण में क्या है? तो देखो ये महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन का उत्तरी भाग, ठीक है? तो याद रखना महानदी बेसिन का
महानदी बेसिन का उत्तरी भाग, ठीक है, किस ओर है? तो इसके दक्षिण में है। किसके दक्षिण में? पूर्वी बघेलखंड के पठार के दक्षिण में है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं, इसके पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है? तो याद रखिएगा, इसके पश्चिम में, इसके ये वाला जो पश्चिम वाला जो भाग है, ये वाला पश्चिम, इसमें पेंड्रा का पठार बोला है। पेंड्रा का पठार एक्चुअल पे देखिए, ये जो पेंड्रा का पठार इस दिशा में होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल पे जब किताब में पश्चिम बोला है तो पश्चिम में ही पढ़ेंगे, पेंड्रा का पठार है ऐसे बोल के, ठीक है। और इसके पूर्वी ओर, ये जो पूर्वी वाला जो भाग है, इसमें कौन सा है अगर कभी पूछा तो याद रखना, पूर्व की ओर हसदो बेसिन और छुरी पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी स्थित है। पूर्व की ओर क्या है? हसदो बेसिन, याद रखना, ये जो आपका पूर्वी ओर हसदे बेसिन, उदयपुर की पहाड़ी और छुरी की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी और छुरीपुर की पहाड़ी, याद रखना। अब ये इसमें अगर समझ नहीं आएगा तो एक चीज और मैप छोटा सा बना देता हूं आपके लिए। तो इस तरह से इधर देखिए, छोटा सा मैप बना के इस तरह से बता देता हूं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, आप समझ जाओगे। तो इधर देखो, हाँ चलो सामने इधर देखेंगे, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये आपका जसपुर सामरी पाठ है, ठीक है। और इस तरह से ऐसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, याद रखना, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो अब जब इस तरह से जब देखोगे तो इसके इधर देखिएगा, इसके जो पूर्व की ओर जब आओगे, ये इसको जो है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को कंप्लीट ऐसे बोल दिया गया है, लेकिन जो किताब में दिया है उसको वैसे ही मानना है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश दक्षिण पूर्व की ओर है ऐसे बोल के। लेकिन यहीं पे जो कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन रचना है, ये जो पूर्व में, ये जो पूर्व में छुरी की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी और हसदो बेसिन, इसको पूर्व लिया है तीनों को, याद रखना, पूर्व लिया है, किसको लिया है? हसदो बेसिन, उदयपुर की पहाड़ी यहाँ है, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ के बाद। अब उसके बाद इसके इस ओर जो है अगर देखा जाए तो महानदी बेसिन का उत्तरी भाग, पश्चिम की ओर जो है पेंड्रा का पठार बोल के ऐसे बोल दिया है, पश्चिम को, हालांकि उसको दक्षिण पश्चिम होना चाहिए था पेंड्रा के पठार को, लेकिन जो किताब में बोला है उसी आधार पे हमें रचना पड़ेगा, अपने मन से कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, समझिए बात। तो अब इधर एक बार फिर से ये दोनों का रिवीजन करा देता हूं, फिर लिखना है। तो देखो, अगर ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के उत्तर की ओर कौन सा है तो मध्य प्रदेश है, पूर्व की ओर झारखंड है और उत्तर पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश है, ये याद रखना, एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पे इस वाले को याद रखना कि इसके पूर्वी भाग में हसदे बेसिन, उदयपुर की पहाड़ी, छुरी पहाड़ी, तो उदयपुर की पहाड़ी और छुरी पहाड़ी ये पूर्वी भाग में है, याना याद रखना। अब उसके बाद आते हैं इसके दक्षिण पूर्व में, ये जो दक्षिण पूर्व है इसमें जसपुर कुसमी पाट प्रदेश को याद रखना, और पूर्व की ओर जो है पेंड्रा का पठार, ठीक है। और ये दिशा किसके कंपेयर में कर रहे हैं? पूर्वी बघेलखंड के पठार का। तो मैं मानता हूं इसमें ये वाली चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये दोनों को लेकर और ये दोनों को लेकर, लेकिन जैसा किताब में बोला गया है, जिस हिसाब से आप दावा आपत्ति कर सकते हो, दावा आपत्ति कर सकते हो बिल्कुल, तो उसी आधार पर इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझ के बाद क्लियर? चलिए जल्दी नोट कीजिए।
जल्दी नोट कीजिए, जल्दी बना लीजिए सभी। चलो, अब इसके बाद आते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार। ये दोनों चीज समझ गए ना, हाँ या ना बताओ। देखो, इसको ऐसा ही नोट करना है और ऐसा ही रटना है, याद रखना। अब इसके बाद जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार को एक बार थोड़ा से और छत्तीसगढ़ का इस तरह से एक बड़ा सा मैप सिर्फ सरगुजा संभाग का इस तरह से ऐसे बनाना है, ठीक है। और इस तरह से देखिए ध्यान से, ये सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग के सभी जिले को आपको लिखना है यहाँ पे। सरगुजा संभाग के सभी जिले को, ये हो गया क्या, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, ठीक है। चलो, ज्यादा हो गया तो सर इसको और बड़ा बना देते हैं। ये हो गया। चलो, अब इधर देखिए ध्यान से, अब बोलोगे सर कौन कौन सा है बोल के, तो ये मान के चलिएगा इधर सामने, ठीक है। हाँ, इधर देखिए, ये आपका हो गया एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, और ये कंप्लीट बलरामपुर को, इसको याद रखना, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया सरगुजा, ठीक है। ये मतलब सॉरी, ये हो गया सरगुजा, ठीक है। याद रखना ये सरगुजा, तो सरगुजा का ये वाला मेन पार्ट, और सीतापुर क्षेत्र ये किसका, इसका है जसपुर का, ठीक है। और ये आपका सामरी और कुसमी जो है, ये दोनों जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश का है, ठीक है। तो ये बलरामपुर का, ये दोनों को छोड़कर आपका आएगा किसमें, पूर्वी बघेलखंड का पठान में, और ये मेन पार्ट और सीतापुर को छोड़कर सरगुजा बेसिन में आएगा, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। अब इसमें थोड़ा से हल्का से मैपिंग करते हैं। तो इसमें हल्का से जब मैपिंग करोगे तो याद रखना, एक जो है सोहागपुर बेसिन है। सोहागपुर बेसिन कहाँ पे है, ये इस तरह से यहाँ पे सोहागपुर बेसिन है। थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ को इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सोहागपुर बेसिन। तो छत्तीसगढ़ में इसके बारे में ज्यादा डिटेल मिलता नहीं है, बस कोरिया क्षेत्र में थोड़ा बहुत लगा हुआ भाग है। इस चीज को याद रखना, देखना, ठीक है। अब आते हैं रिहंद बेसिन और कन्हार बेसिन। तो देखिए, एक नदी है रिहंद नदी, जो इस तरह से ऐसे निकलकर इस तरह से ऐसे बहती है, और एक नदी है कन्हार नदी, जो इस तरह से ऐसे होकर ऐसे गुजरती है। तो इसी कारण ये वाले जो भाग है, इस वाले भाग में यहाँ पे, ठीक है, मतलब जिसमें सरगुजा भी है, सूरजपुर भी है, बलरामपुर, ये कहलाता है रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन। अब आते हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये कहलाता है कन्हार बेसिन। क्या चीज है इसका, कन्हार बेसिन। तो एक हो गया सोहागपुर बेसिन, एक हो गया रिहंद बेसिन, एक क्या हो गया, कन्हार बेसिन, ठीक है, समझ गए बात। अब ये वाला जो सरगुजा वाला भाग है, यहाँ पे सरगुजा वाला जो भाग है, ये कहलाता क्या है, सरगुजा बेसिन। क्या कहलाता है, सरगुजा। वैसे कंप्लीट पूरे भाग को सरगुजा बेसिन बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी से याद रखिएगा, ये सरगुजा वाले क्षेत्र में किस नाम से पढ़ेंगे, सरगुजा बेसिन, ठीक है। अब बच गए दो, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी क्या है, देखिए ध्यान से, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी इस तरह से एमसीबी और कोरिया में फैला हुआ है, ठीक है। एमसीबी और कोरिया में क्या, चांग बखार, यहां पे लिख देता हूं, चांग बखार
देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी कौन से पहाड़ी है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो याद रखिएगा एमसीबी और कोरिया में है। कहाँ है? एमसीबी और कोरिया में है, ये याद रखिएगा ध्यान से। अब उसके बाद एक चीज याद रखना, हसदे रामपुर बेसिन, कौन सा बेसिन? हसदे रामपुर बेसिन। ठीक है, तो हसदेव रामपुर बेसिन कहाँ पे है? तो हसदेव रामपुर बेसिन ये इस जगह पे इस तरह से ऐसे फैला हुआ है। ये जो है आपका हसदेव रामपुर बेसिन है। तो इसमें देखो एक्चुअल पे हसदेव रामपुर बेसिन को हसदेव रामपुर, ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन है, ये सरगुजा और बिलासपुर का क्षेत्र ऐसे पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल पे कोरिया का भी कुछ क्षेत्र लगा हुआ है। कहाँ का? कोरिया का भी कुछ क्षेत्र लगा हुआ है। तो इसका याद रखना, ये एमसीबी को मत लेना, ठीक है। ये इस तरह से कोरिया, सरगुजा और बिलासपुर में हसदेव रामपुर बेसिन, कौन सा बेसिन? हसदेव रामपुर बेसिन, इस तरह से आप याद रखना। ठीक है, समझ गए बात? तो देखो यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसी चीज को डिटेल पढ़ेंगे। अब देखो सोहागपुर बेसिन एक हो गया, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी हो गया, कौन सा? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी दो हो गया, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन और हसदेव रामपुर बेसिन। अब इसी को अगर क्रम से अगर जमाए, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर ऐसे अगर क्रम से जमाए तो कौन कौन सा पहले आएगा, इस तरह से अगर आपको पढ़ना है तब कैसे होगा। तो इधर देखिएगा ध्यान से, सबसे ऊपर में आएगा क्या? तो सबसे ऊपर में जो है ये आएगा क्या? सोहागपुर बेसिन, सोहागपुर बेसिन। ठीक है, तो अब इधर देखिए, सबसे ऊपर में सोहागपुर बेसिन, फिर उसके बाद याद रखना कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, चौथे नंबर पे चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, पांचवें नंबर पे सरगुजा बेसिन और छठवें नंबर पे है हसदेव रामपुर बेसिन। मतलब ये जो क्रम है याद रखना, उत्तर ये सबसे ऊपर में है, फिर उसके बाद कन्हार, फिर रिहन, चांग बखार, सरगुजा और ये इसी क्रम में है, ऐसे याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण में सोहागपुर बेसिन, कन्हार बेसिन, सोहागपुर बेसिन फिर कन्हार, ये थोड़ा से ऊपर में है याद रखना, क्योंकि ये मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है। सोहागपुर बेसिन छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत टच करता है, लेकिन कोई ज्यादा जानकारी नहीं पड़ता, तो सोहागपुर बेसिन छत्तीसगढ़ में नहीं है ऐसा भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा से टच करता है बस। अब इसके बाद कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन और हसदेव रामपुर की पहाड़ी, कौन सा? सॉरी बेसिन, हसदेव रामपुर का बेसिन, कौन सा बेसिन? हसदेव रामपुर का बेसिन। क्लियर हो गया? इतना समझ गए? ये उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है हसदेव रामपुर बेसिन, इसको अच्छे से याद रखना। समझ गए इतना? जल्दी नोट कीजिए, अभी ये शुरुआत है ना, बहुत सारा चीज को पढ़ना है। चलिए हो गया, अभी शुरुआत है, ये बहुत सारा चीज पढ़ लिख लिए, नोट्स बना लिए,
ऑनलाइन वाले बताइए कोई, जो जी भी सर। ऑनलाइन पे है। हाँ चलिए, अब इधर देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया भाई, इसी को डिटेल पढ़ना है ना, इसी को अच्छे से डिटेल पढ़ना है। हाँ, अब इधर देखो ध्यान से, एक सुनना, अब ये डिटेल इसको पढ़ना है, और कुछ चीज है क्या इसमें, तो याद रखना इसको डिटेल में और क्या पढ़ेंगे। ये जो आपका सरगुजा है, सरगुजा में इस तरह से छोटा सा एकदम सूरजपुर में, बट सरगुजा ही याद रखना, एक पहाड़ी है रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। कहाँ है? सरगुजा में, ये याद रखना। और एक जो है यहाँ पे सूरजपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सीता लेखनी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सीता लेखनी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताइए? सीता लेखनी। तो सीता लेखनी कहाँ है? सूरजपुर जिला में। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा जिला में। अभी इसको पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सीता लेखनी पहाड़ी कहाँ है? तो सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर जिला में है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है ये सरगुजा जिला में है, याद रखना। ये दोनों को जल्दी नोट करो, फिर एक चीज को बताऊंगा मैं। अभी इसी को बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है सभी चीजों को, क्योंकि आजकल का ट्रेंड बहुत कठिन हो गया है। अब चलिए एक चीज और आप समझिए, पहले इंडिया लेवल पे प्रश्न है उसको समझना, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक मैप बनाएंगे सभी, भारत का मैप बनाना है, ठीक है। और इस तरह से भारत का मैप, और भारत के मैप पे आपको क्या बनाना है, यहां पे एक पर्वत है, ये यहां पे एक, 2 सेकंड जी, ये इस तरह से, चलो छत्तीसगढ़ को एक पहले बना देता हूं मैं, यहां पे इस तरह से छत्तीसगढ़ है, ठीक है। हाँ, अब इसमें छत्तीसगढ़ में देखिए ध्यान से सुनना, एक पर्वत है, इस जगह पे एक पर्वत है ऐसे, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। इसका नाम क्या है बताइए? विंध्याचल पर्वत। अब उसके बाद एक चीज और याद रखना सभी, ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे इस तरह से एक फैला हुआ भाग है, इस तरह से, जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो देखो आप सभी के विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, तो देखो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत कौन सा है आप जान गए? दिख रहा है मैप पे, हाँ या ना? बताओ। यस सर। हाँ, अब इधर देखिए विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। अब इसी को मैं मैप पे आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और अधिकांश बच्चे इसको गलत कर डालते हैं, तो इस गलत ना हो ऐसे बोल के, तो इधर देखेंगे सभी। देखो अब हम सतपुड़ा पर्वत को इस तरह से ऐसे बनाते हैं, सतपुड़ा पर्वत, सॉरी विंध्याचल पर्वत, और एक जो बनता है इस तरह से ऐसे, ठीक है। इस पर्वत का नाम है, ये हो गया आपका विंध्याचल, ठीक है। और ये हो गया, याद रखना, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे पहाड़ी है जो सरगुजा जिला में है, रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओ? रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है, रामगढ़ की पहाड़ी कौन से पहाड़ी श्रृंखला का भाग है बताइए? रामगढ़ की सतपुड़ा। पहाड़ी कौन से सतपुड़ा का, ठीक है। तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है, याद रखना, ये सरगुजा जिला में है, तो सरगुजा जिला में जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। वही चीज अगर कहा जाए, ये जो कोरिया जिला में एमसीबी जिला में ये जो फैला हुआ भाग है, यहाँ पे एक कैमूर पर्वत है। कौन सा पर्वत? कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला में ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? देवगढ़ की पहाड़ी। तो बताइए कैमूर पर, देखो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बड़ा सा है, जिसका एक भाग कैमूर पर्वत है, जिसका एक भाग क्या है? कैमूर पर्वत। और उसी कैमूर पर्वत का एक भाग है जिसका नाम है देवगढ़ की पहाड़ी। तो बताइए देवगढ़ की पहाड़ी जो है
वो कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है बताओ? विंध्याचल। विंध्याचल। तो बताइए ये भारत का मैप और ये छत्तीसगढ़ का मैप दोनों क्लियर हुआ, हाँ या ना? जी सर। हाँ तो जल्दी बनाइए। जल्दी बनाओ इसे। हो गया सर। हाँ चलो अब आगे पढ़ते हैं। चलो सोहागपुर बेसिन, सभी लिखिए सोहागपुर बेसिन। सोहागपुर बेसिन सभी लिखिए। हाँ तो सोहागपुर बेसिन जो है यह लिखना, छत्तीसगढ़ राज्य में सोहागपुर बेसिन का विस्तार नहीं है। एकदम टच करता है तो उसको नहीं है ऐसा लिख दीजिए। हाँ उसके बाद लिखिए कन्हार बेसिन। और रिहंद बेसिन, ये दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कन्हार बेसिन और दूसरा क्या है, रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन, तो देखो कन्हार बेसिन और रिहंद बेसिन के बारे में आते हैं तो बताइए कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? इसमें नदी बताइए कौन सी नदी के द्वारा, दोनों में बताओ तो नदी बताइए। कन्हार। कन्हार कन्हार और बेसिन कन्हार नदी के द्वारा, ठीक है, कन्हार नदी के द्वारा निर्मित है। वही चीज अगर रिहंद बेसिन अगर कहा जाए, ठीक है, तो ये रिहंद नदी के द्वारा है। क्लियर? चलो अब इधर देखिए ध्यान से, ये जो है किस भाग में है? पूर्वी बघेलखंड के पठार के किस भाग में है? ये अगर देखा जाए तो देखो अगर देखा जाए, आप अगर कन्हार बेसिन अगर आप देखे हो तो अगर छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप अगर इस तरह से पूर्वी बघेलखंड का पठार, मैं थोड़ा सा ना खड़ा होने में दिक्कत है बोल के बैठ गया हूं, तो मत करना, इग्नोर कर देना इसको। चलो इधर देखो, ये जो भाग है कन्हार बेसिन का है और ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये रिहंद बेसिन का है। तो अगर किस भाग की ओर अगर कहा जाए तो ये क्या हो गया, उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी जो भाग है ये कन्हार बेसिन, वही चीज अगर कहा जाए उत्तरी भाग में क्या चीज है, रिहंद बेसिन। तो देखो कन्हार बेसिन और रिहंद बेसिन के बारे में आप जान गए दोनों किस भाग में है। तो देखिए कन्हार बेसिन उत्तर पूर्वी भाग में है, लेकिन वही चीज अगर रिहंद बेसिन अगर कहा जाए तो उत्तरी भाग में है, ठीक है, उत्तरी भाग में है। ठीक है, अब देखो अगर हम रिहंद बेसिन